अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर 19 हम ख़त्म कर चुके हैं और चैप्टर 19 के एक्सरसाइज आज हमने करनी है। हम एक्सरसाइज के काफ़ी सारे जो शॉर्ट हैं समार सिलेबस के मुताबिक जो जो टॉपिक हमने पढ़ा उसमें कवर हो गए हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कवर हो गए, कॉम्पटन्स इफेक्ट में कॉम्पटन्स इफेक्ट में पढ़ लिए थे, पेयर प्रोडक्शन के जो है उसी में पढ़ लिए थे। तो आप जब इन शॉर्ट को पढ़ोगे ना तो ये सारे शॉर्ट तकरीबन जो है वो मैं टॉपिक के अंदर ही कवर करता गया हूँ। आपने इसको याद कर लेने हैं, पहले स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक निशान लगाने हैं और उसके बाद फिर आपने इसको याद करना है। टॉपिक सही समझोगे शॉर्ट खुद ही हो जाएंगे। फिर भी चंद एक मैं मज़ीद जो है ना वो आपको प्रैक्टिस के तौर पर करवाने लगा हूँ, क्योंकि ये ज़रा थोड़े से हट कर थे। 19.6 वाला, 19.8 वाला और 19.11 वाला, ये तीन शॉर्ट करवाता हूँ। उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। जी बच्चों, 19.6 है। 19.6 इसकी मैं स्टेटमेंट ज़रा पढ़ता हूँ। अ सॉलिड इज़ हीटेड एंड बिगन्स टू ग्लो, वाई डज इट फर्स्ट अपीयर्स रेड। आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पढ़ा था कि टेम्परेचर जो होता है ना, टेम्परेचर एनर्जी के डायरेक्टली होता है, वेवलेंथ के इन्वर्सली होता है। ऐसे आप किसी भी चीज़ को जितने हाई टेम्परेचर पर गर्म करोगे ना, जितने ज़्यादा टेम्परेचर पर उसे गर्म करोगे, उससे निकलने वाली रेडिएशंस की एनर्जी ज़्यादा होगी, उसकी वेवलेंथ छोटी होगी। जब हम किसी बॉडी को हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो निकलने वाली जो रेडिएशंस होती है ना, क्योंकि हीटेड बॉडी रेडिएशंस को अमिट करते हैं। कोई भी जब बॉडी गर्म होगा ना, जिसका टेम्परेचर सराउंडिंग से, इन्वायरमेंट से ज़्यादा होगा, वो रेडिएशंस निकालेगा। वो जो रेडिएशंस निकलेंगी उनकी एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, उनकी वेवलेंथ भी टेम्परेचर पर करती है। एनर्जी डायरेक्टली होती है, वेवलेंथ इन्वर्सली है। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पर एनर्जी ज़्यादा, वेवलेंथ छोटी होगी। अब शुरू में जब हम किसी भी बॉडी को गर्म करेंगे तो शुरू में होता क्या है, टेम्परेचर कम होता है। विजिबल रीजन में 7 रंग होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो। ऊपर जगह कम होगी, ऑरेंज, इधर आ जाओ, ऑरेंज और ये रेड है ऐसे, और ठीक हो गया। तो विजिबल रीजन में ये 7 कलर्स होते हैं। सबसे बड़ी वेवलेंथ रेड की होती है और ऊपर से नीचे है तो सबसे छोटी वेवलेंथ वायलेट की होती है। शुरू में टेम्परेचर होता है कम। जब आप किसी भी बॉडी को भी गर्म करने लगते हो ना तो उसका टेम्परेचर कम होता है। जब टेम्परेचर कम होगा तो मिनिमम टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर लॉन्गर वेवलेंथ वाली रेडिएशन निकलेगी, इनवर्स है। ठीक है, जब हम किसी भी बॉडी को गर्म करते हैं तो शुरू में भी टेम्परेचर कम है, अभी आहिस्ता आहिस्ता उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर शुरू में कम होता है, इसलिए लो टेम्परेचर पर लॉन्गर वेवलेंथ वाली रेडिएशन निकलती है। और विजिबल रीजन में सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की। इसलिए हमें शुरू में किसी भी चीज़ को गर्म करें तो वो रेड नज़र आती है, सुर्ख हो जाती है। 19.6 था। अब 19.8 वाला ये ज़रा इंपॉर्टेंट भी है। उसने कहा है बीम ऑफ रेड लाइट एंड अ बीम ऑफ ब्लू लाइट हैव एग्जैक्टली द सेम एनर्जी विच बीम कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ फोटोन्स। रेड कहता अगर फर्ज करें रेड और ब्लू की एनर्जी सेम हो तो किसके पास फोटोन की तादाद ज़्यादा होगी। प्लांक्स इक्वेशन आपने पढ़ी थी, E इज इक्वल टू HF। ये एनर्जी होती है एक क्वांटा की, एक एनर्जी पैकेट की एनर्जी जो प्लांक्स ने दी थी वो E इज इक्वल टू HF है। उसने प्लांक्स ने कहा था कि लाइट जो होती है वो छोटे छोटे पैकेट की शक्ल में होती है, लाइट वेव नहीं है। लाइट डिसकंटिन्यूअस क्वांटाइज्ड पैकेट की शक्ल में होती है। क्वांटाइजेशन यानी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, एक पैकेट होगा, 2 पैकेट होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, तो मल्टीपल है ना, एक पैकेट का मल्टीपल होगा। मेरे पास एक बीम है, उसमें 1000 पैकेट है, तो टोटल एनर्जी 1000 HF हो जाएगी। एक पैकेट की एनर्जी HF है तो 1000 की कितनी हो जाएगी, 1000 HF। तो बच्चों इस फार्मूले को जब हम मोर नंबर ऑफ फोटोन्स के लिए लिखते हैं ना तो फिर इसके साथ N आ जाता है। ठीक हो गया, एक फोटोन के लिए लिखेंगे तो सिर्फ HF है, लेकिन अगर मोर नंबर ऑफ फोटोन्स के लिए लिखेंगे तो NHF है। राशिद क्या हो गया कि अपनी शर्ट के अंदर ही देखी जा रही पुठी तो नहीं पा ली, बार बार इंज सलाइयाँ देखी जा रहे इंज। E इज इक्वल टू NHF। तो एक से ज़्यादा जो फोटोन होते हैं बच्चों, उन फोटोन्स की एनर्जी को हम NHF से लिखते हैं। अब N देखें, N नंबर ऑफ फोटोन है, N यहाँ पर नंबर ऑफ फोटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन्स, ये है N। आप देख सकते हैं एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, एनर्जी N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक हो गया, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N।
अच्छा, अब यहां से एक और चीज देखें जरा, इस फार्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं E = NHC अपॉन लैम्डा, ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि बच्चों फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, तो फ्रीक्वेंसी होती है C अपॉन लैम्डा। स्पीड ऊपर आती है, लाइट की स्पीड, नीचे वेवलेंथ आती है, तो C अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की जगह C अपॉन लैम्डा। यहां से लैम्डा ऊपर ले जाए, जब लैम्डा ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगा NHC डिवाइडेड बाई E। अब ये फार्मूला हमारे इस टॉपिक में काम आने वाला है। हाँ जी, किस तरह से देखो, H प्लांक्स कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये तो बदलते ही नहीं है, किसी भी हालत में इसने चेंज नहीं होना। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर ये भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, H भी कांस्टेंट, C भी कांस्टेंट। पीछे बच गया E। ये सवाल के अंदर उसने लिख दिया है कि रेड और ब्लू की एनर्जी सेम है, ये चीज उसने गिवन डाटा में दी है सवाल में कि अगर रेड और ब्लू के फोटोन की एनर्जी सेम हो तो E सवाल के मुताबिक सेम है, H भी सेम, H कांस्टेंट, C कांस्टेंट, एनर्जी भी कांस्टेंट, तो फिर हम लिख सकते हैं लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू n, वेवलेंथ इज प्रोपोर्शनल टू n। याद रखना, फिजिक्स का असूल है कि जब दो चीज़ों में आपने रिलेशंस बनाना हो तो रेस्ट ऑफ ऑल पैरामीटर्स रिमेन्स कांस्टेंट, पीछे बाकी जो चीज़ें बचती हैं वो हिलनी नहीं चाहिए, वो कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर हम लिखना चाहते हैं कि लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू n है, तो फिर इसके साथ n के साथ जितनी चीज़ें हैं सारी कांस्टेंट होनी चाहिए। HC में तो मुश्किल नहीं पेश आई हमें, ये तो होते ही कांस्टेंट है। मसला था एनर्जी का, वो सवाल के अंदर उसने लिख दिया कि इनकी एनर्जी सेम है, अब E भी सेम हो गया। अब हम लिख सकते हैं लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू n। अब बात किस किस की कर रहा है, रेड और ब्लू की। आप जानते हैं रेड की वेवलेंथ बड़ी होती है किससे, तो आंसर है ब्लू से। विजिबल रीजन में सबसे बड़ी वेवलेंथ रेड की होती है, और ऊपर से नीचे चले तो शॉर्टर वेवलेंथ में ब्लू आता है, इंडिगो आता है, वायलेट आता है, इनकी वेवलेंथ छोटी होती है, ये शॉर्टर वेवलेंथ वाला रीजन है ये वाला। तो लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ फोटोन के। रेड की वेवलेंथ बड़ी होती है, ब्लू की वेवलेंथ छोटी है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसके नंबर ऑफ फोटोन भी ज्यादा होंगे, तो फिर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ फोटोन रेड के ज्यादा होंगे किससे, ब्लू से। हाँ जी, जिसकी वेवलेंथ बड़ी उसके नंबर ऑफ फोटोन्स भी ज्यादा। ठीक है बच्चों, अगर ब्लू और रेड एक जैसी एनर्जी रख रही हैं तो रेड के पास नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा आएंगे ब्लू की निस्बत। अच्छा, इसको एक और तरीके से समझो, ये तो मैथमेटिकली हमने समझा, पेपर में लिखना आपने ऐसा ही है, पेपर में मैथमेटिकली लिखना। मैं आपको इसका जरा कुछ दूसरा मतलब भी समझाने लगा हूं कि ऐसा क्यों होता है। बच्चों, रेड के फोटोन होते हैं हल्के, इनकी वेवलेंथ बड़ी होती है लेकिन इनकी एनर्जी कम होती है। ब्लू जो है ना, ब्लू की वेवलेंथ छोटी है तो इनकी एनर्जी ज्यादा। यूं समझ लो कि ब्लू का फोटोन वजनी होता है, रेड का फोटोन हल्का है। रेड के एक फोटोन की एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ब्लू के एक फोटोन की एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेट सपोज समझाने के लिए, रेड के एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, तो आंसर है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये रेड का है। और ब्लू के एक एनर्जी पैकेट की एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ब्लू है, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक अब देखें, एनर्जी सेम है, उसने कहा एनर्जी दोनों की सेम है। मेरे पास एक बीम रेड की आई, एक बीम ब्लू की आई, एक बीम रेड की आई, एक ब्लू की आई। रेड की जो बीम आई है ना, रेड की बीम इसमें भी इस पूरी बीम की एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। मैंने ऐसे रेड की पूरी बीम को पकड़ा, यूं समझ लो कि एक तकड़ी पर रखा, मशीन पर रखा, उसकी एनर्जी निकाली, वो 100 थी। ब्लू की जो बीम है ना, ब्लू की जो बीम आ रही है, उस बीम की एनर्जी भी मैंने कैलकुलेट की किसी भी तरीके से, उसकी एनर्जी भी 100 थी। अब देखो, एक फोटोन रेड का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, इसका मतलब 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के लिए कितने फोटोन होंगे, तो आंसर है 100 फोटोन। इसके फोटोन 100 हो गए, ठीक हो गई। और जो ब्लू की बीम है उसकी एनर्जी, पूरी बीम की एनर्जी जो मेरे पास आई है वो भी 100 है, तो फिर एक फोटोन की एनर्जी 5 है, तो फिर ब्लू की बीम में कितने फोटोन आएंगे, तो आंसर है एक फोटोन की एनर्जी 5 है, 100 बनाने के लिए 20 ज़रा 5 20, तो ब्लू के 20 फोटोन होंगे। अब बच्चों, ये वैसे ही हो गया है जैसे मैंने 20 जरे नमक के एक तरफ रखे और 3 चावल के दाने रख दिए, बराबर हो गया। क्योंकि चावल का एक दाना वजनी होता है, नमक का एक जरा हल्का होता है, तो मैंने
20 नमक के जरे रखे और यहाँ पर 3 छोटे से चावल के दाने रख दिए, दोनों बराबर हो गए। तो अगर मैं कहूँ कि इनके वज़न को बराबर करने के लिए चावल और नमक के दानों के वज़न को बराबर करना है, तो फिर किस में ज़रात की तादाद ज़्यादा होगी? नमक में, फिर ही वज़न बराबर होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? एक चीज़ हल्की है वो ज़्यादा तादाद में आएगी, जो वज़नी है वो कम तादाद में आएगी। इसके एक फोटोन की एनर्जी कम है। अगर 100 की एनर्जी एक बीम में है ना, तो इसके 100 फोटोन होंगे, फिर 100 की एनर्जी होगी। ब्लू की एक फोटोन की एनर्जी ज़्यादा है, तो 100 की एनर्जी करने के लिए ब्लू के कितने फोटोन लगेंगे? 20। तो एक बीम में 20 फोटोन हो ब्लू के, 100 फोटोन हो रेड के, फिर दोनों की एनर्जियां बराबर होती हैं। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि अगर दोनों की एनर्जी सेम है तो जिसकी वेवलेंथ बड़ी होगी उसके पास नंबर ऑफ फोटोन्स भी ज़्यादा होंगे, तभी तो एनर्जी सेम रहेगी। ये सीन कब एप्लीकेबल है? जब एनर्जी सेम है, ये याद रखना। दोनों की एनर्जी को सेम बनाने के लिए रेड के फोटोन ज़्यादा तादाद में रखने पड़ेंगे, ब्लू के फोटोन कम रखने पड़ेंगे, फिर दोनों की एनर्जी सेम आएगी। ठीक हो गया? चलो, ये इसका कुछ कॉन्सेप्ट था इस शॉर्ट का। अब आगे कौन सा है? 19.11 वाला। 19.11 ये वैसे आपने पढ़ लिया है, मैंने वैसे ही एक दफ़ा दोबारा से समझाने के लिए ना, रिवाइज करने के लिए। डज द ब्राइटनेस ऑफ बीम प्राइमरीली डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन और नंबर ऑफ फोटोन। कहता ब्राइटनेस किस पर डिपेंड करती है? तो आंसर है ब्राइटनेस जो होती है ना, ब्राइटनेस डिपेंड करती है बच्चों इंटेंसिटी पर। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने पढ़ा था, ब्राइटनेस का ताल्लुक किससे होता है? ब्राइटनेस का ताल्लुक होता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन्स, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ फोटोन्स। तो एक कमरे में जितने ज़्यादा फोटोन होंगे ना, जाहिर बात है उसमें रोशनी भी ज़्यादा होगी। मैं एक बाज़ार से बल्ब लेके आया 100 वाट का, यूँ समझ लो वो 1 सेकंड में 100 फोटोन फेंकता है, तो कमरे में रोशनी 100 के हिसाब से थी। फिर मैं एक बल्ब लेके आया 500 वाट का, वो 1 सेकंड में 500 फोटोन कमरे में फेंक रहा है। नंबर बढ़ गया ना, पहले 100 फोटोन आ रहे थे, रोशनी कम थी, अब कमरे में 500 फोटोन 1 सेकंड में आ रहे हैं, अब रोशनी ज़्यादा। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ने से, इंटेंसिटी बढ़ने से असल में फोटोन की तादाद बढ़ती है। फोटोन की तादाद बढ़ने से ब्राइटनेस बढ़ती है। ब्राइटनेस, तो ब्राइटनेस इंक्रीज, जब इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ने से ब्राइटनेस बढ़ेगी। तो ब्राइटनेस का ताल्लुक इंटेंसिटी से होता है, फ्रीक्वेंसी से नहीं होता। फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक एनर्जी से है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एनर्जी बढ़ती है, ब्राइटनेस नहीं बढ़ती। ब्राइटनेस ज़्यादा, रोशनी ज़्यादा उस वक्त होगी जब नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा, यानी इंटेंसिटी ज़्यादा। ठीक है, ये हमारे शॉर्ट थे बच्चों। चलें, अब इसके बाद हम करते हैं इसके न्यूमेरिकल। के न्यूमेरिकल स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये 19.3 से शुरू होते हैं और 19.10 तक आगे सारे ही हैं। और 1920 के न्यूमेरिकल आसान है क्योंकि 2-3 फार्मूले हैं जिस पर ये सारे न्यूमेरिकल बेस करते हैं। वो फार्मूले कौन कौन से हैं? एक आपने पढ़ा है ना, प्लांक्स इक्वेशन, E = hf, मशहूर इक्वेशन है। इसी से फार्मूला बना E = hc/λ। ऊपर सी यानी फ्रीक्वेंसी होती है ना, स्पीड और वेवलेंथ, ये ऊपर स्पीड आ गई, नीचे वेवलेंथ, तो E = hc/λ। 19वें 20वें चैप्टर में कभी भी एनर्जी निकालनी हो ना, आपको वेवलेंथ दी हो, एक ही फार्मूला पूरी फिजिक्स में वो ये है, E = hc/λ। देखो इसमें h भी कांस्टेंट, c भी कांस्टेंट, आपको गिवन डाटा में चाहिए ही सिर्फ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ दी हो किसी भी चीज़ की, एनर्जी निकालनी हो, तो हम इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो 19.3 न्यूमेरिकल भी यही है। उसने रेडियो वेव्स की वेवलेंथ दी है 100 मीटर, ग्रीन लाइट की वेवलेंथ भी दी है, एक्सरे की भी दी है। आपसे कहा गया है तीनों की एनर्जी निकालो। तो एनर्जी का फार्मूला भी हमने पढ़ा है, एनर्जी किसके इक्वल होती है? E = hc/λ। अब जिसकी वेवलेंथ पुट करोगे ना, उसकी एनर्जी निकल आएगी। एनर्जी सिर्फ डिपेंड कर रही है वेवलेंथ पर। H और C की वैल्यू किसी भी मौसम में सेम होती है, ये तो नहीं बदलने वाली। H भी सेम होता है और C की वैल्यू भी सेम होती है, ये नहीं चेंज होती, ये कांस्टेंट होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें रेडियो वेव्स की वेवलेंथ पुट करोगे तो रेडियो की एनर्जी निकल आएगी। ठीक हो गया। आपने यहाँ पर वैल्यूज पुट की, H की वैल्यू पुट की 6.63 10⁻⁻34
स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10 रेज की पावर +8, रेडियो की वेवलेंथ है 100 मीटर। आपने सारी वैल्यूज़ ऐसे ही सिस्टम में पुट की हैं तो एनर्जी का आंसर भी जूल में निकलेगा, ऐसे यूनिट में। लेकिन आप जानते हैं कि ये जो फोटोन होते हैं ना, फोटोन जो होते हैं एनर्जी पैकेट क्वांटा, इनकी एनर्जी बहुत ही थोड़ी होती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन, इन सब की एनर्जी इतनी छोटी होती है कि हम उस एनर्जी को जूल में नहीं निकालते, हम उसे कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। छोटे लेवल पर जो एनर्जी का यूनिट है, ये पहले चैप्टर में पढ़ा था, वो जूल नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जूल तो बहुत बड़ा यूनिट है, हम छोटा यूनिट इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे बताओ, ये आंसर निकला है जूल में। अगर इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 × 10⁻⁻19 से। आप जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो 1 जूल किसके बराबर होगा, ये रकम उधर जाएगी। तो इट इज 1 / 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 जूल है ना, तो 1 जूल की जगह हम लिख सकते हैं फिर ये 1/1.6, तो यहाँ पर जूल था, उसकी जगह मैंने लिख दिया 1/1.6 × 10⁻⁻19। ये चीज़ अच्छी तरह ज़हन में रखनी है। जब भी एनर्जी निकलेगी ना 1920 चैप्टर में, वो अक्सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। तो आपने जो भी वैल्यूज पुट करनी है, उसके बाद एक और काम करना है, 1.6 - 19 से डिवाइड भी करना है, फिर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। सेम काम ग्रीन लाइट के लिए करना है, सेम यही काम एक्सरे के लिए करना है। फार्मूला तो सेम है ना, इसलिए मैंने एक आपको बता दिया, तो ये आपने आगे खुद करना है। अच्छा, अब उसके बाद इधर आ जाए, ज़रा 19.4 पर आ जाए। 19.4 पर उसने आपको वेवलेंथ दिया लाइट की, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया V0। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल V0। आपसे दो चीज़ें कहा गई है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालो, वर्क फंक्शन निकालो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ना, वो डिफरेंट एनर्जी से निकलते हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा एनर्जी जिस इलेक्ट्रॉन की होती है ना, हम उसी एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किसके इक्वल होती है, तो आंसर है इट इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बड़ा मशहूर फार्मूला। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को ई से ज़रूर दे दो। जिस पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन स्टॉप हुआ है, जिस इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन स्टॉप हुआ है, वही तो उसकी एनर्जी है। देखो, पोटेंशियल भी तो एनर्जी है ना, सामने वो पोटेंशियल जिसने इलेक्ट्रॉन को रोक दिया है, स्टॉप कर दिया, जितनी ये एनर्जी होगी उतनी ये एनर्जी होगी। तो हम रिलेट करते हैं कि मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की वो इक्वल होती है स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के टॉपिक में बड़ी डिटेल में समझाया था। तो V0 आपको दिया है, बिल्कुल दिया है, ये देखें। ई भी आपको पता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0.25, ये 0.25 मल्टीप्लाई 1.6 × 10⁻⁻19, ये होता है ई। ये वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन का यूनिट होता है क्या, या एक और काम किया जा सकता है, हाँ जी, वोल्ट इंटू कूलम। आप जानते हैं बच्चों, वोल्ट इंटू कूलम किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस W/Q। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है जूल पर कूलम। ठीक है, ये वोल्ट है, ये कूलम। तो कूलम को ऊपर ले जाओ, वोल्ट इंटू कूलम किसके इक्वल आता है, तो आंसर है जूल के इक्वल आता है। अच्छा, अब ये वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये कूलम। तो वोल्ट इंटू कूलम जूल होता है, तो ये आंसर आपका जूल में निकलेगा। जो भी है मल्टीप्लाई करेंगे इसको, और ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई। दूसरे नंबर पर आपने वर्क फंक्शन निकालना है। वर्क फंक्शन क्या है, हमने आइंस्टाइन इक्वेशन में पढ़ा था, आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसमें हमने ये पढ़ा था कि फोटोन की एनर्जी दो काम करती है। ये जो फोटोन आप फेंकते हो ना, फोटोन की एनर्जी दो काम करेगी। एक फोटोन की जो एनर्जी होती है, उसने मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर भी निकालना है, जो इजाफी एनर्जी बच जाएगी ना, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे एक फोटोन के पास एनर्जी है 100 की, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें 60 की एनर्जी चाहिए, तो 100 में से 60 तो यूज हो गया, पीछे 40 बच गया। वो 40 ज़ाया नहीं जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फिर हम लिख सकते हैं HF इज इक्वल टू
मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो वर्क फंक्शन कहलाता है, इसी को वर्क फंक्शन कहते हैं। मेटल से सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकालना है, जितनी एनर्जी चाहिए उसी का नाम वर्क फंक्शन होता है फाई। तो HF फोटोन की एनर्जी एक काम करेगी वर्क फंक्शन, प्लस जो एनर्जी बच जाएगी वो किसके इक्वल होगी, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पर F की जगह इस रकम को उठाकर इधर ले आओ, ये बन जाएगा H। F की जगह लिख सकता हूं C ओवर लैम्डा, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट ना दी हो तो फिर उसकी जगह C अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं। लैम्डा तो दिया उसने, लैम्डा तो हमें पता है ना, C स्पीड ऑफ लाइट होती है, ये भी हमें पता है। माइनस ये काइनेटिक एनर्जी इधर आ गई, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, इट इज इक्वल टू 5। ठीक है जी। अब देखें H भी कांस्टेंट, C स्पीड ऑफ लाइट भी कांस्टेंट, लैम्डा उसने हमें दिया होगा, माइनस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली है। यहां से दोनों को जरब देके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी पता है, इधर वैल्यूज पुट करेंगे तो वर्क फंक्शन निकल आएगा। वर्क फंक्शन फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और वर्क फंक्शन होता क्या, ये वो मिनिमम एनर्जी है जिससे कोई भी इलेक्ट्रॉन सिर्फ मेटल से बाहर निकलता है, मेटल से एस्केप करता है। ठीक है, तो मेटल से सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसी का नाम वर्क फंक्शन होता है। ठीक है, तो HF इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन है, आइंस्टाइन इक्वेशन। यहाँ से 5 निकाल लोगे तो ये फार्मूला यूज होगा, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है तो आंसर निकल आएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है 19.5। जी बच्चों 19.5 आपको एक्सरे स्कैटरिंग वेवलेंथ दी गई है। कॉम्पटन इफेक्ट हमने पढ़ा था, उसमें एक एक्सरे की वेवलेंथ आती है, एक एक्सरे का फोटोन आता है, वो इलेक्ट्रॉन से टकराता है, टकराने के बाद स्कैटर हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट हाई एनर्जी फिनोमेना या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ज़्यादा एनर्जी जिस फिनोमेने की होती है ना, उसे हम कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक हो गया। उसने हमें स्कैटरिंग वेवलेंथ दी है एक्सरे की 22 पिकोमीटर, पिको किसे कहते हैं, 10 रेज की पावर -12 को। तो एक्सरे की स्कैटरिंग वेवलेंथ हमें दी गई है 22 पिकोमीटर। हमें स्कैटरिंग एंगल भी दिया गया है 85 डिग्री। ठीक हो गया, हमें स्कैटरिंग एंगल भी दिया गया है 85 डिग्री। आपसे कहा गया कॉम्पटन शिफ्ट निकालो। देखो कॉम्पटन शिफ्ट होती क्या, ये आपके पास के एक्सरे का एक फोटोन आता है, ये इलेक्ट्रॉन से टकराता है ऐसे। जब ये इलेक्ट्रॉन से टकराएगा अपनी एनर्जी मोमेंटम का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा पीछे से, इलेक्ट्रॉन किसी डायरेक्शन में चला जाएगा, मूव करेगा। खुद जो पीछे एक्सरे है ना, उसकी जो थोड़ी बहुत एनर्जी बच जाएगी वो स्कैटर हो जाएगा ऐसे। और मैंने आपको बताया था कि शुरू में एक्सरे की एनर्जी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है, टकराने के बाद इसकी एनर्जी कम हो जाती है, वेवलेंथ ज़्यादा हो जाती है। ये जो वेवलेंथ कम से ज़्यादा की तरफ शिफ्ट होती है इसे कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। कॉम्पटन इफेक्ट में शुरू में वेवलेंथ एनर्जी आपके पास ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है। शुरू में वेवलेंथ कम है, टकराने के बाद वेवलेंथ बढ़ जाती है, एनर्जी कम हो जाती है, वेवलेंथ बढ़ जाती है। तो आप कह सकते हैं वेवलेंथ कम से, शुरू में वेवलेंथ कम थी, शुरू में वेवलेंथ कम थी, वेवलेंथ कम से ज़्यादा में शिफ्ट हुई है, इसे हम कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। और इसका फार्मूला होता है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू H ओवर m नॉट C इंटू 1 माइनस कोस थीटा। और ठीक है, कॉम्पटन शिफ्ट का डेल्टा लैम्डा, कॉम्पटन शिफ्ट का फार्मूला H ओवर m नॉट C इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब इसमें H ओवर m नॉट C ये क्या है, तो आंसर है ये तो कांस्टेंट है। H ओवर m नॉट C ये कांस्टेंट है, इसे हम कहते थे कॉम्पटन वेवलेंथ। टॉपिक में मैंने आपको बताया था कॉम्पटन वेवलेंथ। H भी हमें पता है, M मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है, रेस्ट मैस C भी पता है। इसकी वैल्यू होती है 2.42 10 रेज की पावर -12, ये इसकी वैल्यू है, इनटू 1 माइनस थीटा उसने हमें कितना दिया है 85 डिग्री, कोस 85 डिग्री, ये होगा कोस 85 डिग्री। तो देखें डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 2.42 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -12 इंटू 1 माइनस कोस 85 डिग्री। कोस 85 डिग्री कैलकुलेटर से निकालो, 1 से माइनस करो और ये बाहर वाली रकम से मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा लैम्डा निकल आएगा। यही तो फाइंड करना है। अक्सर बच्चे परेशान रहते हैं, सर ये कहाँ यूज़ होगा, कहीं यूज़ नहीं होगा। ज़रूरी नहीं कि सारा डाटा ही यूज़ हो, ये कहीं पर यूज़ नहीं होता। कॉम्पटन शिफ्ट निकालने के लिए सिर्फ गिवन डाटा में एक चीज़ चाहिए, वो थीटा। डेल्टा लैम्डा निकालने के लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए, उसका नाम है थीटा।
क्योंकि h ओवर m नॉट c ये कांस्टेंट है, h ओवर m नॉट c ये कांस्टेंट है और ये 2.42 10 रेज़ की पावर -12 के इक्वल होता है। ठीक है जी। अच्छा अब इधर आ जाए बच्चों 19.6 में आ जाए, कॉम्पटन्स इफेक्ट का ही न्यूमेरिकल है। इसने ना हमें इंसिडेंट एनर्जी दी है, कहता है जो फोटोन आ रहा होता है ना, कॉम्पटन्स इफेक्ट में जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी है 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंसिडेंट आने वाले एक्सरे फोटोन की एनर्जी है 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो 10 की ताकत 3 को कहते हैं। ये 90 हो गया मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 3 हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो याद रखना गिवन डाटा हमेशा एसआई यूनिट में होना चाहिए। आपका डाटा जो गिवन होता है ना वो एसआई यूनिट में होना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एसआई यूनिट नहीं है, एनर्जी का एसआई यूनिट जूल होता है। तो एनर्जी इज इक्वल टू 90 किलो इलेक्ट्रॉन, किलो 10 की ताकत 3 है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -19 जूल। ठीक है, तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट अभी मैंने बताया किसके इक्वल होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -19 जूल। तो हमने 90 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 3 मल्टीप्लाई 1.6 सबको सोल्व करोगे ये एनर्जी निकलेगी जूल में। दो चीजें आपसे कही है उसने फाइंड करना है, एक इंसिडेंट एनर्जी वेवलेंथ निकालनी है। सबसे पहले तो निकालो ना, एनर्जी दी हो वेवलेंथ निकालनी है, वेवलेंथ दी हो एनर्जी निकालनी है। फार्मूला एक है E = hc ओवर लैम्डा। यहां से अगर लैम्डा निकालें तो लैम्डा किसके इक्वल निकलेगा? लैम्डा = hc/E। अब देखें अगर एनर्जी इंसिडेंट होगी तो वेवलेंथ भी इंसिडेंट होगी, और ठीक है ना, जिस तरह की एनर्जी है उसी तरह की वेवलेंथ निकलेगी। ये इंसिडेंट एनर्जी तो ये इंसिडेंट वेवलेंथ। hc की कीमत हमें पता है, एनर्जी यहां से पुट करोगे वेवलेंथ निकल आएगी। एक चीज, दूसरी चीज हमने फाइंड करनी है वो है स्कैटरिंग वेवलेंथ लैम्डा एस। दो कंडीशंस में निकालनी है स्कैटरिंग वेवलेंथ, एक 30 डिग्री पर निकालनी है, एक 60 डिग्री पर निकालनी है। हाँ जी, पहला पॉइंट, ए पॉइंट, कॉम्पटन्स इफेक्ट का फार्मूला क्या होता है? डेल्टा लैम्डा। ये डेल्टा लैम्डा होता किसके इक्वल है? तो आंसर है ये जो डेल्टा लैम्डा होता है ना, ये होता है कौन सी वेवलेंथ बड़ी होती है? स्कैटरिंग। इंसिडेंट छोटी होती है, तो हम लिख सकते हैं स्कैटरिंग माइनस इंसिडेंट। ये होती है कॉम्पटन शिफ्ट। और टकराने से पहले वेवलेंथ छोटी थी, टकराने के बाद वेवलेंथ बड़ी है। कितना चेंज है? लैम्डा एस माइनस लैम्डा आई। दिस इज कॉम्पटन शिफ्ट। कितनी शिफ्ट हुई है? तो हम इसको डेल्टा लैम्डा भी लिखते हैं। अगर उसने डायरेक्ट कहा है कॉम्पटन शिफ्ट निकालो, कभी वो कहता है नहीं स्कैटरिंग ही निकालो, तो फिर डेल्टा लैम्डा की जगह में लिखना पड़ेगा लैम्डा एस माइनस लैम्डा आई h ओवर m नॉट c इंटू 1 माइनस कोस। जी पहला ए पार्ट है तो कोस 30 डिग्री होगा। देखो बच्चों h ओवर m नॉट c ये तो फिक्स है ना, कांस्टेंट है, इसकी कीमत 2.42 10 रेज़ की पावर -1। ये चीज़ भी हमें पता है। इंसिडेंट वेवलेंथ हमने यहाँ से निकाली है, ये इंसिडेंट वेवलेंथ, इंसिडेंट वेवलेंथ भी हमें पता है। तो पीछे सिर्फ एक चीज़ बच गई है लैम्डा एस। तो लैम्डा एस निकालना है तो कैसे निकलेगा? पहले थीटा कोस 30 डिग्री निकालो, 1 माइनस करो, इसको बाहर वाली रकम से ज़रब दो, ये माइनस लैम्डा आई इसको उठाकर इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा। और ठीक है, तो यहां से लैम्डा एस निकल आएगा। ये ए पार्ट में भी निकालना है और लैम्डा एस आपने बी पार्ट में भी निकालना है। हाँ जी, बी पार्ट में कैसे निकलेगा? बिल्कुल सारा कुछ वही, लैम्डा एस माइनस लैम्डा आई, इंसिडेंट वेवलेंथ वही है जो निकाली हुई है, इज इक्वल टू h ओवर m नॉट c कांस्टेंट हमें पता है, इंटू 1 माइनस कोस 60 डिग्री, ये 60 पुट किया बस ऐसे। ठीक है, तो स्कैटरिंग वेवलेंथ 30 पर भी निकलेगी, 60 पर भी निकालनी है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। इंसिडेंट वेवलेंथ भी पता है, h ओवर m नॉट c भी पता है, तो सिर्फ इसको सोल्व करना ही आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि कैसे करना है। 19.7 देखें, फिर आसान सा न्यूमेरिकल है। उसने एनर्जी दी है 0.51 पेयर प्रोडक्शन में, एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करने के लिए 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा होता है 10 रेज़ की पावर +6, ये होता है +6। मेगा को मिलियन भी पढ़ते हैं, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा, 10 रेज़ की पावर +6। पहला काम, गिवन डाटा हमेशा SI यूनिट में होना चाहिए।
गिवन डाटा किस में होना चाहिए, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट से मतलब कि एनर्जी का यूनिट जूल होता है, तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों 0.51 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना है जूल में, तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल। और ठीक है जी, -19 जूल। जी बच्चों यहां से आप इसको सोल्व करोगे तो ये एनर्जी जूल में निकल आई है। आपसे कहा गया है, उसने कहा वेवलेंथ निकालो। जी बच्चों एनर्जी दी हो वेवलेंथ दी हो एनर्जी, एक ही फार्मूला 19वें 20वें चैप्टर में, और उस फार्मूले का नाम है hc/λ, और यहां से लैम्डा इज इक्वल टू hc/E। ठीक है जी, h भी पता है, c भी पता है, एनर्जी उसने हमें दी हुई है। यहां पर लिखेंगे तो ये हमारी वेवलेंथ यहां से निकल आएगी। बस प्ले करना। दो न्यूमेरिकल बच्चों रह गए हैं आपके, 19.8 बल्कि 3 है, 9 और 10। आपको मैस दिया है 3 चीज़ों का। मैस ऑफ बॉल दिया 40 ग्राम, मैस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉल दिया 40 मीटर पर सेकेंड। आपसे कहा गया है प्रोटॉन भी सेम स्पीड से चल रहा है, इलेक्ट्रॉन भी सेम स्पीड से चल रहा है। प्रोटॉन का मैस हमें पता होता है -27 किलोग्राम, सेम स्पीड 40। इलेक्ट्रॉन का मैस हमें पता होता है सेम स्पीड 40। तीनों की वेवलेंथ निकालनी है। देखो डी ब्रोए क्या कहता था, दुनिया का हर मटेरियल पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है। तो डी ब्रोए ने एक फार्मूला दिया था, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, मशहूर फार्मूला। किसी भी मटेरियल पार्टिकल की वेवलेंथ निकालनी है ना, किसी भी मटेरियल पार्टिकल की वेवलेंथ, उसका मैस पता हो, उसकी वेलोसिटी पता हो, तो आप वेव्स बना सकते हो। आप बता सकते हो कि उसकी वेवलेंथ, उसके साथ जो वेव्स एसोसिएट होंगी उनकी वेवलेंथ कितनी है। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। ठीक है, मैस पता हो किसी भी पार्टिकल की, वेलोसिटी पता हो, तो हम बच्चों उसकी वेवलेंथ बता सकते हैं कितनी है। अब देखें h तो कांस्टेंट है, अगर लैम्डा b निकालना है बॉल की वेवलेंथ, तो बॉल का मैस पता हो, बॉल की वेलोसिटी पता हो, दोनों चीज़ें पता है। मैस ऑफ बॉल भी है, 40 ग्राम का मतलब होता है 40 × 10⁻³ किलोग्राम। तो मैस भी पता है, वेलोसिटी भी पता है, h हमें जानते हैं। इसी तरह से लैम्डा ई, अगर प्रोटॉन की वेवलेंथ निकालनी है तो फिर हमें क्या पता हो, प्रोटॉन का मैस पता हो, प्रोटॉन की वेलोसिटी पता हो, ये पता तो है। अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें बच्चों इलेक्ट्रॉन का मैस पता हो, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पता हो, तो हम बता सकते हैं ना लैम्डा ई। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी वैल्यूज ये सिर्फ पुट करनी है, तो आपने वेवलेंथ बॉल की भी निकल आएगी, प्रोटॉन की भी निकल आएगी, इलेक्ट्रॉन की भी निकल आएगी। इधर आ जाए, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में एक फार्मूला हमने पढ़ा था, वो फार्मूला था लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m, आगे लिखा होता था VE। ये फार्मूला मैं इस VE की जगह लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है, पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो होता है, मशहूर फार्मूला। किसी भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी उसके पोटेंशियल पर डिपेंड करती है। तो इस फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h/2m काइनेटिक एनर्जी। उसने हमें इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दी है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 से जूल बन जाएगा। क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि डाटा, गिवन डाटा हमेशा ऐसे यूनिट में होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ दी है और आपसे कहा गया है इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालो। तो वेवलेंथ का फार्मूला डेविसन जर्मर में पड़ा है, h/2m VE की जगह लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी h प्लांक्स कांस्टेंट, m मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जुबानी आता है 9.1 10⁻⁻31। काइनेटिक एनर्जी उसने हमें दी है, वैल्यूज पुट करेंगे वेवलेंथ निकल आएगा। लास्ट न्यूमेरिकल है 19.10 हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। उसने कहा कि एक एटम का साइज का बॉक्स है जिसका साइज इतना है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। अब जितने साइज का बॉक्स है ना, इलेक्ट्रॉन उस बॉक्स के अंदर किसी भी जगह हो सकता है, तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी होगी, जारी बात है जितने साइज का बॉक्स है। और पोजीशन मीटर में होती है, जो चीज मीटर में दी होगी ना, दिस इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, वो पोजीशन की अनसर्टेनिटी कहलाएगी। एक डब्बा है -10 मीटर का, उस डब्बे के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो उसका मतलब है उस डब्बे का जो साइज है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डब्बे के साइज के बराबर है।
आपसे कहा गया है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो। हाइजेनबर्ग क्या कहता है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी नियरली इक्वल टू एच, ये एच ओवर 2 पाई या 4 पाई होता है किताब में 2 पाई, आप एच ही लिखें। डेल्टा एक्स मोमेंटम की जगह लिख सकते हैं एम इंटू डेल्टा वी इज नियरली इक्वल टू एच, मैस इंटू वेलोसिटी। यहाँ से डेल्टा वी निकालना है तो एच डिवाइडेड बाय ये दो चीज़ें उधर ले जाएं, एम इंटू डेल्टा एक्स। तो एच कितना होता है 6.63 10 रेस की पावर -34, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 रेस की पावर -31 और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है 10 रेस की पावर -10। ये आंसर मीटर पर सेकंड में निकल आएगा। इसको बच्चों सोल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो आंसर निकल आएगा। ये आपके चैप्टर 19 के न्यूमेरिकल हैं, ख़त्म हुए। इंशाल्लाह हम 20वां चैप्टर शुरू करेंगे कल से, और 20वां चैप्टर में सिर्फ 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इंतहाई ज़्यादा, एक एक्सरे और एक लेज़र। ठीक है जी, चलिए उसको फिर हम शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।